बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 209 मुलाहिदा फरमाएं। सरहद के पार कर्नल जगन्नाथ और दिलरुबा को इस मिशन पर भेजने वाले भी थे। उनके 3 आदमी मारे गए थे तो क्या हुआ? अगर जल गया एक नशीमन तो क्या गम, अभी दूसरे ठिकाने हैं, दूसरे रास्ते और दूसरे बहुत से काबिल ख़रीदार गद्दार हैं जिनके लिए पैसा सारे अखलाकी और रूहानी जज्बाती रिश्तों से ज़्यादा अहम है। अगर साईं पापड़वाला की जाली खानका के आसपास दरख्त होते तो यकीनन जंगल भी आग की लपेट में आ जाता, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए एक तरफ प्लेटफार्म बनाया था तो बाकी 3 तरफ 50 गज तक दरख्त साफ कर दिए थे। मैं साधु राम की शेवरलेट को इस जंगल से गुजार के डोंगा पतन जाने वाली कच्ची सड़क पर ले गया। अगर किसी शायरा तक पहुंचने का कोई रास्ता था तो मेरे इल्म में नहीं था और इस रात की सैर होने में बहुत कम वक्त रह गया था। मैं ये वक्त उसी इलाके में भटकने का तजुर्बा करते नहीं गुजार सकता था। वापसी पर फिर मुझे साधु राम की हवेली के सामने से गुजरना पड़ा और मुझे उस बदबख्त औरत का ख्याल आया जिसने साधु नाम के शैतान के साथ पाक आग के गिर्द 7 फेरे किए थे और उसे ऐद रफाकत का गुनाह किया था। शायद उस वक्त भी दिल ने उसे धोखा दिया होगा जो साधु राम पर आ गया होगा। वो एक वजीह मर्द था और जवानी के जज्बात में कोई भी लड़की उस पर फरीफ्ता हो सकती थी। दिल ने साधु राम की धर्म पत्नी को फिर धोखा दिया था। उसी दिल ने पहले जिंदगी का सुकून छीना और खुशियां छीनी थी, उसी दिल ने अब जिंदगी छीननी थी। किस सोच में गुम हो फिलासफर बादशाह? गालिब ने कहा। कुछ नहीं मिर्जा जी, मैंने चौंक कर कहा। बस ऐसी तबीयत दुनिया की बेसबाती के ख्याल से कनूती हो रही थी। बड़ी सड़क अब ज्यादा दूर नहीं रही थी। दूर उफक पर सुबह काजिब का धुंधलका नमूदार होके गायब हो चुका था। सुबह सादे करीब थी। मैंने अब तक बड़ी मेहनत और इनमाक के साथ ड्राइविंग की थी, चुनाचे में ज़हनी तौर पर भी थक चुका था और जिस्मानी एतबार से भी। इधर उधर देखने पर मुझे बाईं तरफ एक नशेब सा दिखाई दिया। मैंने गाड़ी उसमें उतार दी। यह कोई खुश्क हो जाने वाला कुदरती तालाब था। शायद बरसात के मौसम में यह पानी से भरा रहता होगा क्योंकि मिट्टी में भैंसों के खुरों से छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे। अकल से बड़ी ना समझी जाने वाली भैंस किस हद तक सफाई पसंद होती है इसका अंदाजा हर जोड़ के बाथरूम में गुस्ल फरमाने वाली भैंसों की तादाद से किया जा सकता है। गाड़ी को ले लेती अचानक एक गहरे खड्ड में सुरंगो हो गई। उसके दोनों अगले पहिए खड्ड में उतर गए और नाक खड्ड के दूसरे किनारे से टकरा के चिपटी हो गई। झटके ने मुझे भी हिला दिया और मिर्जा गालिब ने तो सामने वाले शीशे को टक्कर मारी। कुछ देर हम दोनों सदमे से संभलने की कोशिश करते रहे। शीशा दिल तो पहले ही टूट चुका था। गालिब ने सर को दबा के कहा। गालिबन नादों के जोडू कराटे की अदाए नाज से मैंने कहा, कसए सर को तो तुमने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गालिब ने मेरे सवाल का जवाब गोल कर दिया और यूं एतराफ़ कर लिया कि नाजो उसके ख्यालों से कभी दूर ना थी। मैंने डिक्की खोलकर साधु राम को बाहर निकाला। उसे उठाना मुश्किल था। मैंने और गालिब ने रस्सी का एक एक किनारा थामा और उसे घसीटते हुए ऊपर ले चले। इस तरह के साधु राम की टांगें जमीन से रगड़ खा रही थी मगर बाकी जिस्म थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ था। उसका सर एक तरफ ढलक गया था लेकिन वो मरा नहीं था, बेहोश था। उसे बुलंदी की जानिब घसीट कर ले जाना भी सख्त आजमाइश बन गया। बिलाकर हम सड़क तक पहुंचने में कामयाब हुए। उस वक्त तक आसमान के मशरकी किनारे रोशन हो गए थे और दरख्तों में बसीरा करने वाले परिंदों के शोर से जंगल गूंज रहा था। आशियानों से निकलने वाले तयूर ऊपर चक्कर लगा रहे थे और तलाश रिज़्क़ में निकलने के लिए पर तोल रहे थे। इस हालत में हम खुद को नहीं संभाल सकते। मिर्जा गालिब ने खामते हुए कहा, इसे कहाँ तक संभालेंगे? अभी तो गाड़ी में भी हमारा असबाब पड़ा है। मैंने कहा, आपको ज़हमत ना हो तो वो पेटी उठा लाइए जिसमें टाइम बम है। क्यों ना मैं एक टाइम बम पर वहीं बैठ जाऊं और उस वक्त का इंतजार करूं जब सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। वो भिन्ना के बोला, तुम भूल रहे हो कि तुम्हें टाइम बम सेट करना नहीं आता। मैंने कहा, खैर तुम यहाँ कुछ आराम करो, इन दरख्तों के पीछे कोई भी तुमको नहीं देख सकता। यहाँ है कौन देखने वाला? हम खुद ही तमाशा और खुद ही तमाशाई। गालिब ने सर्द आ भर कर कहा, मैं 1 घंटे में ज़रूर लौट आऊँगा। मैंने कहा, उससे पहले इंतकाल मत करना, मेरा मतलब है कहीं मत जाना। तुम भी मेरी कुदरती मौत का वक्त आने से पहले लौट आने की कोशिश ज़रूर करना, गालिब ने कहा। मैं सड़क तक गया और पैदल चलता रहा। मेरी जिस्मानी ताकत का ज़ख़ीरा तमाम हो चुका था और अब मैं कुव्वत इरादी के सहारे चल रहा था। उस ऊँट की तरह जो रेगिस्तान में अपने ही कोहान की चर्बी को फीवल के तौर पर इस्तेमाल करता है। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सूरज मेरे सामने ऐन सड़क के वस्त में तुलू हुआ और उसकी फीकी रोशनी मेरे सर्द जिस्म को बिल्कुल चांदनी की तरह बेअसर लगी। 10 मिनट बाद धूप में थोड़ी सी तमाज़त आ गई और चलने से मेरे जिस्म में हरारत पैदा हो गई। लेकिन मैंने महसूस किया कि अब कुव्वत इरादी का फीवल टैंक भी खाली हो गया है। ऐन उस वक्त जब मैं सड़क पर गिरने वाला था, एक बैलगाड़ी नमूदार हुई। मैं ज़मीन पर बैठकर उसके करीब आने का इंतज़ार करता रहा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बैल कितनी काहल मखलूक है।
दो बैल एक गाड़ी को बादले नख्वासा यूं खींच रहे थे जैसे उनके दरमियान सुस्त रफ्तारी का मुकाबला है। उस गाड़ी को एक घोड़ा 10 गुनी रफ्तार से दौड़ा कर ले जा सकता था। बिलाखिर चरख चूं करती हुई गाड़ी मेरे सामने आई। क्या हुआ रे भाई? बैलगाड़ी के पायलट ने बैलों को रुकने का सिग्नल देकर कहा। हरामखोर बैल फौरन रुक गए। पायलट जो एक तरफ टांगे लटकाए बैठा था, धोती संभाल के नीचे कूदा। वो ऊपर सिर्फ एक वास्केट पहने हुए था। वो जवान आदमी जरूर था मगर बहुत ज्यादा सेहतमंद ना था। फिर भी वो सर्दी के एहसास से बेगाना लगता था। वो मेरे करीब पंजों के बल बैठ गया। मैं बीमार हूं भाई, मैंने बेहद कमजोर कांपती आवाज में कहा। डोंगा पतन पहुंचा दो, अल्लाह अजर देगा। और खाने को कौन देगा भाई? वो उठकर खड़ा हो गया। कैसी कुफर की बातें करते हो भाई? मैंने कहा। खाने को भी वही देता है, मगर पक्की पकाई तो हाजिर नहीं करता ना भाई। थोड़ी बहुत रोजी तो कमानी पड़ती है ना। मुझे मंडी पहुंचना है, मैं तुमको मुआवजा भी अदा कर दूंगा भाई। मैंने कहा। आज मंडी की छुट्टी करो। मंडी की छुट्टी कैसे हो सकती है भाई? वो बोला। हम दोनों के दरमियान भाई भाई की तकरार मुसलसल जारी रही। जैसे दफ्तर से छुट्टी होती है भाई, मैंने कहा तुम कोई बहाना कर देना, मसलन ये कि बैल के मामू जान का इंतकाल हो गया था। वो मुझे मशकूक नजरों से देकर बोला, मैं अपने मामू को मार सकता हूँ भाई, लेकिन पैसा कितना दोगे? कितने के हैं तुम्हारे मामू भाई? मेरा मतलब है तुम ही बता दो कि वो कितनी रकम में वफात पा सकते हैं। मैंने कहा। वो कुछ देर सोचता रहा। 20 रुपए होंगे भाई। मुझे मंजूर है भाई। मैंने उठकर गाड़ी का रुख किया। उधार नहीं चलेगा भाई, उसने मुझे रोक लिया। वहां पहुंचकर तुमने खाली जेब दिखा दी या बेहोश हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैंने जेब में हाथ डाला और 50 के एक नोट निकाला। तुम बड़े बस्टर्ड हो भाई, मेरा मतलब है बहुत अच्छे आदमी हो। ये लो। मेरे पास वापस देने के लिए 30 रुपए नहीं है भाई। वो नोट उचक के बोला। मैं वापस कब मांग रहा हूँ भाई? मैंने गाड़ी में नीम तराज होकर कहा। सब रख लो, लेकिन मेरा एक काम और भी है। हर काम पैसे से होता है भाई। उसने फिर काकपिट में पायलट की जगह संभाली और बैलों को फर्स्ट गियर में डाला, मगर वो टस से मस न हुए। मजबूरन उसने एक नोकीली लकड़ी से वही काम लिया जो गाड़ी के ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए चौक से लिया जाता है। बैल चल पड़े और रेंगने लगे। बैलों के रिंग पिस्टन जवाब दे गए हैं भाई। मैंने कहा इनकी पिकअप खत्म हो गई है। क्या खत्म हो चुकी है भाई? मेरे मुंह बोले भाई ने सख्त तशवीश से कहा। डोंगा पतन के रास्ते में तुम्हें और 2 भाई मिलेंगे। मैंने कहा वो भी बीमार है, अल्लाह उन्हें भी शिफा देगा भाई। उसने बैलों को टॉप गियर में डालने के लिए एक नायत नाजेबा हरकत की। शिफा हॉस्पिटल में मिलती है भाई। मैंने कहा अगर तुम उन्हें शहर तक पहुंचा दो तो पूरे 50 तुम्हारे। ये तो एक तरफ का किराया हुआ भाई। वो कुछ सोच कर और मुझे घूर कर बोला, एक नोट और दे सकते हो? दे सकता हूं भाई, मैंने कहा। जेरे लब मैंने उसको एक गाली भी दी। 150 की रकम मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी, मगर वो जिस यहूदी ज़ेनियत का मुजाहरा कर रहा था वो काबिल मुज़म्मत थी। अमूमन देहात में बैल गाड़ी चलाने वाले इतने चालाक और कारोबारी ज़ेन के मालिक नहीं होते। भाई भाई करते उसने मुझे बता दिया कि वो अल्लाह के फजल से आला तालीम याफ्ता है, यानी मुकामी दरसगाह से जो एक मिडिल स्कूल था आला तरीन सनद हासिल कर चुका है। चुनाचे अब पटवारी का अफसर बेकार खास है। मैं समझ गया कि 60वीं जमात पास जवान को पैसे इंटने का फन विरसे में नहीं मिला। इसका बाप तो सीधा साधा शरीफ आदमी होगा, मगर पटवारी की सोबत में इसने सबको भाई कहकर सबकी जेब पर डाका डालना सीख लिया था। भाई ने किसी काम से इनकार नहीं किया, लेकिन हर काम की कीमत वसूल की। जैसे जैसे उसको अंदाजा होता गया कि हमारी कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा है, उसके नर्ख भी चढ़ते गए। उसने तालाब नुमा गढ़ में पड़ी हुई गाड़ी से निकालकर सामान को बैलगाड़ी तक लाने और उस सामान को शहर तक ढोने के मजीद 100 रुपए तलब किए। ये तुम्हारी गाड़ी है भाई? उसने साधु राम की कार को देकर कहा। गड्ढे में कैसे गिर गई? अल्लाह को यही मंजूर था भाई, गालिब ने कहा। मैं उसे भी खींच कर बाहर निकाल सकता हूँ भाई? वो बोला। बस 200 रुपए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते भाई? मैंने भिन्ना कर कहा कि अपनी गाड़ी हमें दे दो और खुद ये कार खींच कर ले जाओ। उसके बाद भाईचारे की फजा में कुछ कशीदगी पैदा हो गई। मैं और गालिब हिचकोले खाती बैलगाड़ी में आमने सामने बैठ गए। बैलगाड़ी का वो हिस्सा जो एक जंगले की तरह फर्श से 2 फुट के करीब ऊंचा था हमारी कमर और पसलियों में गड़ता रहा, और टॉप गियर में भी बैल यूं चलते रहे कि हम उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से पैदल चल सकते थे। लेकिन सारा मसला एनर्जी का था। हम में तो अब बैठने और उठने की ताकत भी ना थी। मजीद जुल्म ये कि हम सिगरेट पी रहे थे। खाली पेट में धुआं बिल्कुल अश्क आवर गैस की तरह फैलता था। अब साधु राम की तरफ से भी फिक्र लाहक थी कि वो तफ्तीश के अमल का आगाज होने से कबल ही वफात ना पा जाए। बिलाखिर शहर के मुजाफात शुरू हुए और मुझे सड़क के किनारे कैफे डीप फोन्स नजर आया। मैंने अपनी ट्विन इंजन स्पोर्ट गाड़ी को रोक लिया और नीचे उतर गया। इस छप्परनुमा इमारत का प्रोपराइटर दुनिया व माफिया से बेखबर बेजार बैठा हुआ था। मैंने उसके खुश्क बिस्कुटों का सारा स्टॉक खरीद लिया और उसे हुक्म दिया कि वो एक वक्त में जितनी चाय बना सकता हो बना लाए।
उसने फटाफट गोबर के ओपनों पर सिल्वर की केतली भर के रखी, जो धुएं से इतनी काली हो गई थी कि अब और काली नहीं हो सकती थी। चुनांचे उसे साफ करने की कोशिश बहुत पहले छोड़ दी गई थी। आधे घंटे में हमारे सामने तकरीबन 1 लीटर चाय पेश कर दी गई, जिसमें पानी के बाद सबसे ज्यादा मिकदार दूध की थी, फिर चीनी की और सबसे कम पत्ती की। यह मशरूब एक टॉनिक जरूर समझा जा सकता था, मगर वो चाय नहीं थी जो हम शहरी पीते हैं और अपनी सेहत बर्बाद करते हैं। ताम इस वक्त खुश बिस्किट और यही गर्मा गर्म टॉनिक पीने से मेरी और मिर्जा गालिब की जिंदगी में चंद सांसों का इजाफा हो गया। सफर फिर शुरू हुआ तो हमारे जिस्म में तवानाई यूं भर गई थी जैसे फ्लैट हो जाने वाले टायर में पंक्चर लगाने के बाद हवा भर दी जाती है। हम जोर जोर से हंसने और बातें करने लगे और सिगरेट के लंबे कश लेने लगे। हमारी इस काया पलट पर बैल गाड़ी का ड्राइवर और पटवारी का अफसर बकारे खास सख्त हैरान था। उसने भी करीब बर्ग बीमारों को सिर्फ चाय से शफा पाते यूं चुटकी बजाते में इतना सेहतमंद होते ना देखा था। उसको ये भी हैरानी थी कि हमने तीसरे बीमार को ये आबे हयात क्यों नहीं पिलाया, जबकि हम उसकी इस्तात रखते थे और तकरीबन 2 प्याली चाय भी बच गई थी। पिलाकर उससे रहा ना गया। इसको तुमने चाय क्यों नहीं दी भाई? वो बोला। इसलिए कि चाय इसके लिए जहर साबित होती। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो जहर नहीं बनी भाई, वजीरा के अंदाज में बोला। हम तो इस बीमार को उठाकर लाने से बीमार हो गए थे भाई। मैंने कहा वरना हम बीमार नहीं थे जैसे कि ये है। लेकिन चाय तो फजूल बक बक मत करो भाई, गालिब ने कहा। अब हर सवाल का जवाब हम 5 रुपए में देंगे। मैंने गालिब से अंग्रेजी में बात शुरू की तो हमारे साहब का भाई ने हमें घूर कर देखा मगर खामोश रहा। यह बहुत चालाक और खतरनाक भाई साबित हो सकता है। मैंने कहा इसने सब कुछ देखा है। साधुराम की कार को उस इलाके में सब पहचानते होंगे। जब ये बात फैलेगी तो इसके कानों तक भी पहुंचेगी और यह वक्त देगा कि इसने क्या देखा था। मेरा तो ख्याल है कि यह सियाना कौवा खतरे से दूर रहेगा, गालिब बोला। इसे हमसे भी तो डर रहेगा। हमसे किस बात का डर? मैंने कहा ये हमारे उलिये बयान कर देगा। इसने हमसे 200 रुपए लिए हैं, गालिब ने कहा। यह शरीक जुर्म समझा जाएगा। मेरा ख्याल है इसको अब रुखसत कर देना चाहिए। मैंने कहा जब ये वापस चला जाए तो हम बाकी फासला किसी टैक्सी में तय कर लेंगे। टैक्सी यहाँ कहाँ है नहीं तो आ जाएगी, वरना कोई रहमदिल कार वाला लिफ्ट देगा। मैंने कहा इसका भी इसको अपने ठिकाने का पता नहीं होना चाहिए। हम यहाँ उतरेंगे भाई। गालिब ने इत्तफाक किया और पायलट के कंधे पर थपकी दी। यहाँ रोक लो अपनी सुपर एक्सप्रेस। मुझे जो कहना है कह लो भाई, वो बुरा मान के बोला। लेकिन मेरी बैलगाड़ी को गाली मत हो। जब हमने अपना सामान उतार लिया और साधु राम को सड़क के किनारे लिटा दिया तो उसने बैलों को वापसी का सिग्नल दिया और हम उस वक्त तक इंतजार करते रहे जब तक कि बैलगाड़ी 2 फरलांग दूर नहीं चली गई। सुबह के 9 बजने वाले थे और सड़क पर ट्रैफिक में कुछ इजाफा हो गया था। कई साइकिलों मोटरसाइकिलों वाले खम पर निगाह डाले बगैर गुजर गए। चंद एक ने हमें वाजबी से तजस्सुस के साथ देखा। शक की कोई भी बात ना थी। हम दोनों आम किस्म के इंसान थे। मैं वज़े कते से देहाती लगता था और गालिब कोई कलरक टाइप चीज़। हम किसी बीमार के साथ किसी सवारी के आने का इंतजार करते रहे। हमारे सामान में भी कोई बात अजीब ना थी। ये कौन तसव्वुर कर सकता था कि देहाती नजर आने वाला वो सिकंदर बख्त है जिसके पीछे हर तरफ से शिकारी लगे हुए हैं। एक शिकारी पुलिस है जिसने मुझ पर अनगिनत मुकदमात कायम कर रखे हैं और जो मुझे खतरनाक इश्तियारी और मफरूर मुजरिम करार दे चुकी है। दूसरे शिकारी मेरे आबाई चौधरी दिलावर और उसके गुर्गे हैं और तीसरे शिकारी वो अपने ही नामेहरबान दोस्त हैं जिनमें अंकल रिजवी और डबल SI शेख शामिल है। वहां से गुजरने वाले ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि लकड़ी के बॉक्स में 12 खतरनाक किस्म के टाइम बम है और जो शख्स बीमार नजर आता है वो दर हकीकत एक खतरनाक वतन दुश्मन है जिसे हम एक मार के शब के बाद गिरफ्तार कर लाए हैं। कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि हमारे सूटकेस में नकद 40,000 रुपए हैं। इससे ज्यादा मालियत की इंडियन करेंसी है और उससे भी ज्यादा कीमत का सोना है। ऐसे बेसर सामान मुहाजिर नजर आने वाले कितने बेजरर लगते थे मगर कितने दौलतमंद थे और कितने खतरनाक थे। गालिब ने बिलाकर एक रेड़े को खाली आते देखा और रोक लिया। उससे पहले जितने रेड़े गुजरे थे वो सब दूध वालों के लिए थे जो खाली बर्तन लेकर वापस जा रहे थे। गालिब ने रेड़े वाले से 50 रुपए में मामला तय किया और हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया। अब हम पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे। बैलगाड़ी के मुकाबले में रेड़ा एक लग्जरी कोच महसूस होता था। 1 घंटे बाद हमने रेड़े को गली की नुक्कड़ पर रोक लिया। रेड़े वाला बहुत खामोश तबे और अपने काम से काम रखने वाला शख्स था। उसे सामान उतार कर नीचे रखा, 50 रुपए जेब में डाले और पलट कर देखे बगैर सीधा निकल गया। गालिब वहीं खड़ा रहा और मैं चलता उस घर के दरवाजे तक पहुंचा जहां अब नेक मोहम्मद के सिवा कोई हमारा मुंतजिर ना था। ना वहां राबिया थी और ना नाजो। राबिया मेरे ख्यालों ख्वाब की दुनिया में तो मेरी थी, लेकिन उसके ख्यालों की दुनिया में शायद मैं भी ना था, सिर्फ खला था। नाजो दौरे अजाब में असीर थी। एक तरफ उसके जज्बात का तूफानी तारा था जिसकी राह में
कोई बंद नहीं बांध सकता था, लेकिन दूसरी तरफ रिश्तों के मुहाफिज थे जो उसके सामने दीवार बन गए थे। मुझे यकीन था कि वो लड़की सब जंजीरें तोड़कर और तमाम दीवारें गिराकर अपने जिस्म के जख्मों की परवाह किए बगैर यूं निकल पड़ेगी कि सब देखते रह जाएंगे। राबिया के बारे में ये सोचकर मेरा दिल लाग पर रखे हुए शीशे की तरह चिटकने लगा कि उसकी वापसी कब होगी। जिस्मानी तौर पर उसका लौट आना बेमकसद था। वो अपनी चाहत के सारे जज्बों के साथ फिर कब मेरे दिल की तन्हाई और वैरानी दूर करने आएगी, ये कोई भी नहीं जानता था। उस्ताद टेडी ने दरवाज़ा खोला और चंद सेकंड दम बखुद खड़ा रहा। फिर वो मुझसे लिपट गया। ये तुम सिकंदर हो बादशाह? वो मुझे जोर जोर से हिलाने लगा। वाकई तुम हो या मेरी आंखें ख्वाब देख रही हैं? मैं आ गया हूँ नेक मोहम्मद। मैंने उसके शाने पर थपकी दी। मैं पहले भी आया था लेकिन तुम नहीं थे। हाँ, मैंने गालिब का छोड़ा हुआ रुका देख लिया था। वो बोला, गालिब कहाँ है? वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा है। मैंने कहा, जाओ और उसे ले आओ। क्या वो खुद नहीं आ सकता? नेक मोहम्मद का चेहरा तशवीश और परेशानी की तस्वीर बन गया। उसे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने नेक मोहम्मद को तसल्ली दी। उसके पास कुछ सामान है जो ज़रा भारी है, वो खुद उठा के नहीं ला सकता, और एक मेहमान भी है। कौन मेहमान? खुद जाके देख लो। मैंने कहा, या तुम सवालात करते रहे और मैं जवाबात देता रहा तो मिर्ज़ा गालिब भी लेट जाएगा, उसका भी थकन से बुरा हाल है। मैं जाता हूँ सिकंदर बादशाह। टेडी बोला, तुम लेटो, आराम से लेट जाओ। देख मोहम्मद, मैंने आवाज़ देकर कहा, राबिया कैसी है? वो ऐसी ही है, मेरा मतलब है ठीक है। टेडी ने दरवाजे में रुक कर कहा और फिर गायब हो गया। मैं एक चारपाई पर लेट गया। एक बार फिर मैं अपने घर की छत के नीचे तहफ़्फ़ुज़ के साए में था और यह एहसास इतना सुकून बख्श था कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। जो कुछ मुझ पर बीत चुकी थी नक्शे माजी बन गई थी। गुज़िश्ता चंद दिन के वाक़यात महव हो गए और मेरा जहन नींद के तारीख खला में पनाह लेने के लिए वक्त से कट गया। जब मेरी आंख खुली तो दिन का उजाला कमरे के बाहर सहन में फैला हुआ था। मुझे अपने करीबी दूसरी चारपाई पर गालिब सुकड़ कर घुटने समेट कर सीने से लगाए गठरी की तरह पड़ा नजर आया। न जाने किस वक्त नेक मोहम्मद ने मुझ पर लिहाफ डाल दिया था। वो खुद शायद दूसरे कमरे में था और किसी से चुपके चुपके बातें कर रहा था। नेक मोहम्मद, मैंने आवाज़ देकर उसे बुलाया और उठ बैठा। उठ गए सिकंदर बादशाह? वो दरवाजे में नमूदार हुआ। कसम मौला की, यूं घोड़े बेचकर सोते हुए हमने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम बातें किससे कर रहे थे? मैंने कहा, अपने मेहमान से। वो खंसा, वो जिंदा तो है ना? मैंने कहा, जिंदा तो उसे रहना पड़ेगा, नेक मोहम्मद ने कहा और मेरे पास बैठ गया। मैं उसे मरने कहाँ दूंगा? आज दिन और तारीख क्या है उस्ताद? मैंने अंगड़ाई लेकर कहा, मैं कब से सो रहा हूँ। कल दोपहर से तुम और गालिब दोनों ही मुर्दों की तरह पड़े हुए हो, नेक मोहम्मद ने कहा। मैंने तो कई बार आके देखा कि सांस चल रही है या नहीं। मैं हंस पड़ा। अरे उस्ताद, हम बड़ी डीठ चीज हैं, वरना कब के मर गए होते। ये तुम्हारी हालत क्या हो रही है सिकंदर बादशाह? नेक मोहम्मद ने कहा, कसम अल्लाह की, मैं तो जरा सी देर के लिए चकरा गया था तुम्हें देखकर। मैं समझा किसी गांव की मस्जिद के पेश इमाम साहब आ गए हैं। ये दाढ़ी, जुल्फे और ये लिबास। मैंने अपनी कई दिन की बड़ी हुई शेव पर हाथ फेरा। ये तो खैर कुदरत का अतिया है। मुझे मरने की फुर्सत नहीं थी, हाथ मुंह तक नहीं धोया तो शेव कहाँ से बनवाता। लेकिन बाकी सब भी जरूरी था। ये लाचा मैंने खरीदा था, बाल कटवाए हुए जमाना हो गया, इसलिए कुछ जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अपनी इस वजह कते को फिलहाल बरकरार रखूं। जरूर रखो, लेकिन ना तो लो, नेक मोहम्मद ने कहा। या मैल को भी जिस्म पर बरकरार रखने का इरादा है? नेक मोहम्मद ने मुझे गुस्ल के लिए गर्म पानी फराहम किया और मैं बिल्कुल ताज़ा दमों के बाहर निकला तो मिर्जा गालिब चारपाई पर महात्मा बुद्ध की तरह आलती पालती मारे आंखें बंद किए बैठा हुआ था। मैंने उसे धकेला तो वो लटक गया। वो बैठे बैठे फिर सो गया था। नेक मोहम्मद के कहने पर वो उठा। तुम्हारे साथ क्या कम धक्के खाए हैं कि अब तुम भी धक्के देते हो? मिर्जा गालिब ने उठते हुए कहा, जाओ नहा धो के फिर आदमी बन जाओ। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इस वक्त जिंदा आदमी हूँ, मुर्दा आदमी बन जाऊं? गालिब ने कहा, अरे जालिम, इतनी सर्दी में मुझे घर के आप करते हो। डबल नमूनिया तो मुझे गुस्ल का सुन के ही होने लगा है, लेकिन हमने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गुस्ल खाने में बंद कर दिया। वो अंदर से चिल्लाता रहा कि मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा और अब ना लूं तो मेरी मैयत को दोबारा मत नहलाना। वो शख्स जो रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद मोमिन की अमली तस्वीर था। बेखता निशाना और बेखौफ जिगर रखता था। दोस्ती के नाम पर जान बेचने को आए तो बेदाम बेचती कि असूल पर अमल करता और मौत के रूबरू भी मुस्कुराता था। सर्दी में नहाते हुए मरा जा रहा था। मैंने कपड़े बदले और फिर आईने में अपनी सूरज को देखा तो मुझे उस और टैडी की हैरानी खक बजानी महसूस हुई। मैं वाकई बहुत बदल गया था। मेरी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मुसलसल सख्ती हालात, बेआरामी और फाका कुशी और मुसलसल तगो दो मेरे जिस्म पर असरअंदाज हुई थी। मेरा वजन यकीनन पहले के मुकाबले में 15-20 पाउंड कम हो गया था।
मेरा चेहरा सूता हुआ लगता और आंखों के गिर्द स्याह हल्के से नमूदार हो गए थे। मेरे रुखसारों के गिर्द बेकायदा किस्म की खशखशी दाढ़ी भी नमूदार हो गई थी, जिसका सिलसिला मूंछों से जा मिलता था। उम्दन मैंने बाल पीछे की तरफ बनाए तो मुझे अपनी सूरत में किसी बेकअप के बगैर खासी तब्दीली का एहसास हुआ। नेक मोहम्मद किचन में नाश्ते का एहतमाम कर रहा था। मैं दूसरे कमरे में चला गया जहां साधु राम बंधा पड़ा था। गालिब या उस साथ डैडी ने उसे चारपाई पर लिटाकर उसके हाथों पैरों को अलग अलग चारपाई की पट्टी से बांध दिया था और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया था। वह अब होश में था और बेचैनी से गर्दन को इधर उधर झटक रहा था। उसका रंग नकाश से सफ़ेद हो गया था। क्यों साधु राम? मैंने कहा, क्या दिलरुबा की याद आ रही है? उसे मिलने के लिए तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा और मालूम नहीं फिर वो भी बेवफा औरत तुम्हें मिलेगी या नहीं। वो दुनिया में भी किसी की नहीं थी मगर दुनिया से कर्नल जगन्नाथ के साथ गई। क्या पता परलोक में वो उसके साथ रहना पसंद करे। दुनिया में तो उसका धर्म, ईमान, बैरो, वफा और प्यार मोहब्बत सब पैसा था। साधु राम की आंखें मुझ पर ठहर गईं। उसने मेरी बात को बेयकीनी के साथ सुना मगर मेरी संजीदगी को देखते हुए वो मुझ पर यकीन करने पर मजबूर था। मैंने उसके हाथ पैर खोल दिए और उसे सीधा बैठने में मदद दी। अपने मुंह में से कपड़ा खुद उसने निकाल दिया। फिर वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि सूरती हालात में वो कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता। शोर मचाना उसके लिए बेसुध था कि उसकी मदद के लिए आते वो एक गद्दार और वतन फरोश हिंदू का नाम सुनते ही उसकी तिक्का बूटी करते थे। फरार की उसमें हिम्मत ना थी, वो तो सीधा बैठे हुए भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। ये बात तो पुरानी हो चुकी, मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए यकीनन एक खबर होगी कि हमने साईं पापड़ वाले की उस खानकाह को उड़ा दिया जो तुम्हारा अड्डा थी। सेबेग्राम और दिलरुबा को हमने तमाम गोलाए बारूद और असले पर रख दिया। उनकी तो राख भी नहीं मिलेगी। कर्नल जगन्नाथ को उसकी कतार ठीक वक्त पर ले आई। वो अपने हेलीकॉप्टर पर उतरा ही था कि उड़ गया, हेलीकॉप्टर समेत। और इस मरतबा कर्नल की परवाज सीधी परलोक पहुंची। वो कांपते हाथों से हाथों की कलाइयों और टखनों को रगड़ता रहा और चूमता रहा। उसके लिए तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो गया था। तुम्हारे लिए और भी बहुत सी दिलचस्प खबरें हैं, मैंने कहा। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, वो बोला। जो कुछ तुम्हारे मुकद्दर में है वो तुमको ज़रूर मिलेगा जब तक तुम्हारा आब व दाना नहीं उठता, मैंने कहा। अब तुम्हें पानी नहीं चाय भी मिलेगी, खाने पीने को भी मिलेगा और मौत के सिवा जो मांगोगे मिलेगा। यही एक चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है। उसी वक्त नेक मोहम्मद अंदर आया। क्या हुक्म है सिकंदर बादशाह? इस कुत्ते को कुछ खाने के लिए ला दो नेक मोहम्मद, और 2 घूंट पानी भी पिला दो, मैंने कहा, और फिर बांधो। तुम भी तो नाश्ता कर लो, नेक मोहम्मद ने कहा। गालिब जिंदा सलामत बाथरूम से निकल आया। उस्ताद डैडी ने मेरी हिदायत पर अमल किया और चंद मिनट में साधु राम को फिर बेबस करके डाल दिया। गालबन गुज़िश्ता 24 घंटों में उसे कुछ न कुछ खाने पीने को मिलता रहा था, वरना वो अब तक जिंदा न रहता।